अगले 10 से 15 मिनट आपके घंटों का काम आसान बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से सैडलर आयोग में शामिल भारतीय सदस्यों का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए आशुतोष मुखर्जी, गुरुदास बनर्जी। ऑप्शन बी गुरुदास बनर्जी, जियाउद्दीन अहमद। ऑप्शन सी जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी। ऑप्शन डी आशुतोष मुखर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी। दरअसल सन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए एक 3 सदस्यों वाला सैडलर आयोग का गठन किया गया था। अब इस सैडलर आयोग का जो है अध्यक्ष एम ई सैडलर थे, जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। अब इसमें 2 सदस्य जो हैं वो भारतीय शामिल किए गए थे। उसमें से एक सदस्य तो थे आशुतोष मुखर्जी और दूसरे सदस्य जो हैं वो थे जियाउद्दीन अहमद। तो सैडलर आयोग से बार बार सवाल पूछा जाता है, कभी सन पूछ देगा, कभी अध्यक्ष कहाँ के थे वो पूछ देगा, कभी भारतीय सदस्य कौन थे वो पूछ देगा। तो सैडलर आयोग को आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल करेक्ट आंसर ही जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी जो हैं ये 2 व्यक्ति सैडलर आयोग में शामिल भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित विश्वविद्यालय आयोग में सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया था। उस समय वो किस प्रांत के लोक शिक्षा विभाग के निदेशक थे? ध्यान दीजिए कितना गहराई है इस प्रश्न में। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। दरअसल लॉर्ड कर्जन के द्वारा सन 1902 ईस्वी में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। अब ये ध्यान रखिए कि बहुत बार पूछा जाता है कि किसके अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो कौन थे? थॉमस रैले। अब इस आयोग में 2 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया। एक तो थे गुरुदास बनर्जी, जो उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, जो उस समय हैदराबाद लोक शिक्षा विभाग के निदेशक थे। तो यहाँ पे सैयद हुसैन बिलग्रामी को पूछ रहे हैं, तो वो हैदराबाद के लोक शिक्षा विभाग के निदेशक थे। बाद में इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सन 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको कई तथ्य मिल गए। एक तो आयोग बना किसके अध्यक्षता में बना, कब बना, दूसरा ये कि भारतीय सदस्य कौन कौन थे, बाद में तीसरा आपको फैक्ट ये मिल गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया। ध्यान आप ये रखिए कि आयोग पूछ रहा है कि अधिनियम पूछ रहा है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आयोग पूछे तो आप अधिनियम का आंसर करके आ जाएं, अधिनियम पूछे तो आप आयोग का आंसर करके आ जाएं। तो फिलहाल सैयद हुसैन बिलग्रामी जो है वो उस समय हैदराबाद लोक शिक्षा विभाग से के निदेशक थे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला सवाल, निम्न में से वुड डिस्पैच में कौन सी सिफारिश नहीं की गई थी? नहीं की बात हो रही है। ऑप्शन ए प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। ऑप्शन बी शिक्षा के विस्तार का दायित्व तो निजी क्षेत्र का हो। ऑप्शन सी महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन डी अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए। तो अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा के विस्तार का दायित्व तो निजी क्षेत्र का हो। तो चूंकि नहीं की बात की गई है तो ये सिफारिश उसने नहीं की थी, जबकि जो वुड डिस्पैच आया था उसकी सिफारिशों में ये था कि शिक्षा के विस्तार करने का दायित्व जो है वो सरकार का हो। बाकी सारी सिफारिशें जो हैं प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग बनाने की बात वो की गई थी, और 1855 में 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग बनाया गया। वुड डिस्पैच ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की थी, और उसने साथ ही साथ अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की भी बात की थी। ये 1854 ईस्वी में जो वुड डिस्पैच आया ना, इसमें बहुत सी सिफारिशें थी, उसको यहाँ पे समेटना संभव नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, हम कॉन्सेप्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल 1854 में जो वुड डिस्पैच आया है हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसी वजह से इसको ये भी बोला गया कि भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा है। तो फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है।
शिक्षा के विस्तार का दायित्व निजी क्षेत्र का नहीं बल्कि सरकार का होने का जो है सिफारिश वुड डिस्पैच के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे। महात्मा गांधी की हत्या के समय यह टिप्पणी किस समाचार पत्र ने की थी? ऑप्शन ए ट्रिब्यून, ऑप्शन बी मैनचेस्टर गार्जियन, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी स्टेटमेंट। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैनचेस्टर गार्जियन की ये टिप्पणी है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। वैसे आपको पता हो कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रश्न आपको परीक्षा के नज़रिए से उपयोगी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो जो है अपलोड कर रखे हैं, एक बेसिक लेवल का, एक मॉडरेट लेवल का। आप जाके प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं, वहाँ पे भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो आपके पास अच्छे खासे प्रश्नों का एक कलेक्शन हो जाएगा। आप ये भी विशेष ध्यान रखें कि इस चैनल पे आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है वो 3 वीडियो मिल रहे हैं। मतलब बिल्कुल फ़िल्टर करके हर एक टॉपिक को आप पढ़ के आइए, उसके बाद आप यहाँ पे प्रश्नों को देख करके उनको सॉल्व करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अध्ययन का स्तर जो है वो कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं अगला सवाल। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल तथा आधुनिक काल का रूप में विभाजित किया था? ऑप्शन ए वी.ए. स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी जेम्स टॉड, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। ये तो बहुत फेमस है भाई, हिंदू काल, मुस्लिम काल तथा आधुनिक काल, इतिहास लेखन में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। वैसे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी जेम्स मिल। दरअसल जेम्स मिल एक प्रसिद्ध साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। अब इनका काम क्या है? भारत की एकता को तोड़ना। अब इसी को तोड़ने के ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इस किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया भाई, और उन्होंने कहा कि भारत में जो प्राचीन काल है वो हिंदू काल है, जो मध्यकालीन काल है वो मुस्लिम काल है, तथा तो आधुनिक काल है वो, उसको इन्होंने ईसाई काल नहीं कहा, उसको आधुनिक नाम दे दिया क्योंकि वो उनका शासन चल रहा था। अब ऐसा करने का इनका मुख्य उद्देश्य बस एक ही था कि बांटो और राज करो की नीति, कि अगर ऐसे हम विभाजन करेंगे तो ऐसे हम ज़्यादा भारतीय जनता को प्रोवोक करेंगे और भारतीय जनता के मन में मतभेद उत्पन्न करेंगे। तो ध्यान रखिए कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल ने जो है भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पे बांट दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वंदे मातरम समाचार पत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इसका प्रथम प्रकाशन कलकत्ता से किया गया, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल इसके प्रथम संपादक थे, ऑप्शन सी प्रारंभ में एक दैनिक समाचार पत्र था, ऑप्शन डी अमेरिका से भी वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वंदे मातरम, और आजकल तो वंदे मातरम चल भी रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका से भी वंदे मातरम नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। ये जो है असत्य है, चूँकि यहाँ पे प्रश्न में असत्य की बात की है तो असत्य है। एक्चुअल में सन 1907 ईस्वी में राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के द्वारा पेरिस में वंदे मातरम नामक एक समाचार पत्र निकाला गया। आपको ध्यान ये रखना, वंदे मातरम कई जगह से प्रकाशित होता था। तो ये जो पेरिस में वंदे मातरम प्रकाशन हुआ उसके संपादक जो है लाला हरदयाल थे। बाकी इसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सारे स्टेटमेंट सही है। इसका प्रथम प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था, ये सही है। बिपिन चंद्रपाल इसके प्रथम संपादक थे, ये भी सही कथन है। और शुरुआत में यह एक दैनिक समाचार पत्र था, ये भी है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में जो अमेरिका दिया है उसके जगह होना चाहिए पेरिस। पेरिस में वंदे मातरम का जब प्रकाशन हुआ तो उसके संपादक जो हैं वो लाला हरदयाल रहे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हरिजन समाचार पत्र के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। देखिए असत्य हमेशा पूछ के ना बहुत आपको फंसाता है।
तो इस चीज़ को प्रश्न में ध्यान से देखा करें। फिलहाल पहला ऑप्शन है, इसका प्रथम प्रकाशन पुणे से किया गया। ऑप्शन बी, यह दैनिक समाचार पत्र था। ऑप्शन सी, प्रथम प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। ऑप्शन डी, आर.वी. शास्त्री इसके संपादक रहे थे। तो अगर आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम हो तो बताएं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक दैनिक समाचार पत्र था। ये असत्य कथन है। क्यों भाई? क्योंकि इसका प्रकाशन जो है वो होता था साप्ताहिक आधार पे, मतलब ये समाचार पत्र जो है सप्ताह में एक दिन निकलता था। दरअसल दलित उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजी भाषा में सन 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्र जो है वो शुरू किया था। अब जिस समय इन्होंने शुरू करने की बात हुई उस समय आप ध्यान देंगे तो ये यरवदा जेल में महात्मा गांधी बनते। तो इसका संपादक का दायित्व तो उन्होंने आर.वी. शास्त्री को दिया और इसी वजह से आर.वी. शास्त्री इसके प्रथम संपादक भी बने और इस अखबार को सबसे पहले पुणे से प्रकाशित किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि एक दैनिक समाचार पत्र नहीं था बल्कि ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो असत्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हिंदू पैट्रियट काफ़ी फेमस है भाई और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, इसके प्रथम संपादक क्रिस्टोपाल दास थे। ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संवाददाता रहे। ऑप्शन सी, इसने नील आंदोलन का समर्थन किया। ऑप्शन डी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा इसे खरीद लिया गया। अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो कमेंट करें। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसके प्रथम संपादक क्रिस्टोपाल दास थे। ये असत्य कथन है क्योंकि असत्य ही पूछ रहा है। तो क्यों असत्य कथन है भाई? देखिए, कलकत्ता में सन 1853 ईस्वी में हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र की शुरुआत या स्थापना जो है वो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई और गिरीश चंद्र घोष ही इसके पहले संपादक भी थे। बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कुछ समय तक इसके संवाददाता रहे थे और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन का समर्थन भी किया था। बाद में चल कर के जमींदारों की एक संस्था है जो जमींदारों के हितों के लिए लड़ती है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसने इस समाचार पत्र को खरीद लिया था और इस वजह से आप देखेंगे ना कि हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का जो राष्ट्रवादी चरित्र है वो भी बाद में चल कर के बदल गया। और इसी वजह से देखेंगे आप कि एक आंदोलन हुआ था पावना किसान आंदोलन, उसकी इसने आलोचना की क्योंकि उस आंदोलन में जो है जमींदारों के खिलाफ किसानों का बगावत था। तो ये एक शुरुआत में इस पे प्रश्न और भी बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रवादी चरित्र का समाचार पत्र था लेकिन बाद में चल के जमींदारों के हितों का जो है पोषक बन गया। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है, इसके प्रथम संपादक क्रिस्टोपाल दास थे। ये गलत स्टेटमेंट है। इसके प्रथम संपादक जो है गिरीश चंद्र घोष थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका आगरा से प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए स्वदेश, ऑप्शन बी भारत बंधु, ऑप्शन सी सत्यवादी, ऑप्शन डी शक्ति। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सत्यवादी जो है समाचार पत्र हो आगरा से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट एंड लास्ट, राजा राममोहन राय तथा डेविड हेयर द्वारा स्थापित हिंदू कॉलेज को किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो करेक्ट आंसर इज इसका ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। दरअसल सन 1817 ईस्वी में बंगाल में राजा राममोहन राय तथा डेविड हेयर के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इतना फैक्ट तो आप सबको पता होगा, बड़ा कॉमन सा फैक्ट है। बाद में चल करके लॉर्ड डलहौजी ने इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दे दिया था। तो 1856 के आसपास लॉर्ड डलहौजी ने इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दिया था। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक पे 2 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और इस वीडियो का PDF आपको
टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न आपको कैसे लगे, अपने विचार ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी अन्य वीडियो लगातार लाता रहूं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।